हमारा जो टॉपिक है HTML पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे HTML, ठीक है। अच्छा, HTML से पहले भी हमारे पास एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम था HGML। इसके बारे में सुना है किसी ने? बिफोर HTML वी हैव वन लैंग्वेज दैट इज HGML। तो HTML से पहले हमारे पास क्या आ गया था? HGML। HGML का फुल फॉर्म कुछ जानता है? इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML से पहले हमारे पास जो लैंग्वेज आई थी उसका नाम था HGML। तो ये आप लोग को दिख रहा है ना प्रोजेक्टर में क्लियर? ठीक। तो HTML से पहले जो हमारे पास लैंग्वेज आई थी उसका नाम था HTML, ठीक है। लेकिन HTML के जो टैग थे वो ब्राउजर को इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब इसके जो टैग्स थे, टैग्स आर नॉट फुल्ली सपोर्टेड, है ना, इन अ ब्राउजर। मतलब इसके जो टैग्स थे, हमारे HTML के जो टैग्स थे वो ब्राउजर पे इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए HTML, जैसे आप HTML में जब हम लोग टैग लिखते थे तो हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर हैं, आप जानते ही हो। जैसे मान लो ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, गूगल क्रोम है, आप किसी में भी अपनी साइट को ओपन कर सकते हो। तो HTML के जो टैग्स हैं वो सारी की सारी साइट्स में क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन HTML के जो टैग्स थे वो हर साइट में सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए HTML का नाम आया और चला भी गया, किसी को पता भी नहीं चला, है ना। अच्छा, HTML से पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम ये बात करें कि हम HTML मतलब पढ़ने ही क्यों जा रहे हैं ना। व्हाट इज द नीड टू लर्न HTML, है ना। एज अ फुल स्टैक डेवलपर कहिए, चाहे आप एज अ बैकएंड डेवलपर कहिए, है ना, आपको मतलब फ्रंट एंड की तो नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि हम HTML पढ़ने क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेजेस की, है ना। हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज। तो बेसिकली हम लोग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? आप जनरल वे में देखेंगे हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। जो भी लैंग्वेज सीखी जाती है, जब बच्चा जब आता है तो उसको लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो लैंग्वेज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में भी क्या है? इन कंप्यूटर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। इन कंप्यूटर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। हमारे पास कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस होती है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा होगा, 3 तरह की लैंग्वेजेस होती है ना। क्यों? कौन कौन सी? लो लेवल नहीं, अब आप HTML पढ़ने आए तो अब HTML पे, है ना। हमारे पास 3 तरह की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और नहीं, हाई से पहले भी हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है ना। और अगली क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेजेस में बेसिकली हमारे पास ये 3 तरह की होती है लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, है ना। जो हमारी लो लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, मतलब जो हमारा कंप्यूटर जिसको समझ रहा होता है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप जो भी हमारा 10 का मैंने मान लो ये लिख दिया 1010, तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। आपको क्या समझ में आता है? आपको समझ में आता है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। अच्छा, मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? जैसे हमारी सी लैंग्वेज थी। सी हमारी कैसी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारा जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, है ना, पाइथन है और PHP है, ऐसी एंड मैनी मोर, है ना। ये सब जो है ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो कंप्यूटर में ये डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस हम लोग सीखते हैं। ये जो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ ये सारी की सारी कैसी लैंग्वेज है? ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना। जैसे हमारी C हो गई, C++ हो गई, मतलब कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और ये सब लैंग्वेज जो बनाई जाती है ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस है। कैसी साइड है? सर्वर साइड लैंग्वेजेस है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड।
दो तरह की चीजें होती है हमारे पास, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। तो नाउ डेज वी आर वर्किंग ऑन वेब एप्लीकेशन। आजकल हम लोग हर जगह पे क्या बना रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। देखिए वेब एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है, वेब एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, वेब एप्लीकेशन जो होता है, वेब एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। वेब एप्लीकेशन जो बेस्ड होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। और अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और अगर मैं बात करूं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, देखिए वेब एप्लीकेशन बनाते सभी हैं, लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी स्टूडेंट से पूछ लो कि हम कहाँ पे क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग लिखेंगे, कहाँ से सर्वर साइड की लिखेंगे, वो बता ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए कोई भी लैंग्वेज समझने से पहले, क्योंकि आप आजकल जो भी बनाते हो वो सारी की सारी क्या बनाते हो, वेब एप्लीकेशन बनाते हो। ठीक है, आप जो भी बनाते हो आप बनाते हो क्या, वेब एप्लीकेशन। और वेब एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। वेब एप्लीकेशन जो होती है, वेब एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो अगर आपको क्लाइंट बनाना भी आ गया और अगर आपको सर्वर बनाना भी आ गया और आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराना भी आ गया, तब आप बन जाते हो फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस आती हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, तब आप बनते हो फ्रंट एंड डेवलपर ना। और अगर आपको सर्वर साइड लैंग्वेजेस आ जाती हैं, सिर्फ सर्वर साइड, तो आप बनते हो बैक एंड डेवलपर। और अगर आपको दोनों आता है तो फिर फुल स्टैक बनते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्लाइंट, है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर क्लाइंट एंड द सेकंड वन इज सर्वर। ठीक है, तो आज देखिए मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना, बस ऐसी। कल से हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज प्रोजेक्टर में भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। क्लाइंट और ये है सर्वर। तो अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो देखिए क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी जो होती है फ्रंट एंड पर होती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं ये सारी सारी फ्रंट एंड पर होती है। और ये जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं ये सारी की सारी कैसे होती हैं, बैक एंड पर होती हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंड पर होती है, बैक एंड पर होती है। अच्छा, अब आप लोग बताइए, जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती हैं, अगर आपको कोई क्लाइंट बनाना है ना, अच्छा जब भी मैं देखो क्लाइंट बोलता हूँ ना, तो आप हमेशा दिमाग में ये रखना कि क्लाइंट का मतलब होता है वेब ब्राउजर। ठीक है, क्लाइंट का मतलब क्या होता है, तो भैया मैं ब्राउजर पे जावा का कोड नहीं लिखूंगा, या मैं ब्राउजर पे पाइथन का कोड नहीं लिखूंगा। अगर मैं लिख दूंगा तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर एज इट इज वही प्रिंट कर देगा। बिकॉज HTML इज ऑल अबाउट टाइपिंग, है ना। आप HTML CSS आप आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको परेशानी होगी कहाँ से, जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। और वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा जो भी मतलब फ्रंट एंड के लिए है ज़्यादातर। जैसे रिएक्ट अगर आपको सीखनी है, जो भी रिएक्ट सीखना चाहता है, तो रिएक्ट में आपको जावास्क्रिप्ट एक लेवल पे आनी चाहिए, अच्छी लेवल पे, है ना। तो फ्रंट, जब भी मैं क्लाइंट बोलूँगा, क्लाइंट मतलब वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो हम लोग वेब ब्राउज़र को जनरली ऐसे बोलते हैं कि वेब ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र क्या होता है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। इन विच वी कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, जिसके थ्रू हम लोग वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब मान लो मुझे amazon.in ओपन करना है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ लिखा amazon.in, है ना। अब मैंने जब amazon.in लिखा, ये मैंने कहाँ पे लिखा, क्लाइंट पे लिखा कि सर्वर पे लिखा, क्लाइंट पे लिखा। तो अब मैं भाई amazon.in, अब अलादीन वाला तो है नहीं है कि मैंने बोला हे amazon.in ओपन हो जाए और amazon.in ओपन हो गया, ऐसा तो होगा नहीं।
तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हम सर्वर पे क्या कर सकें, रिक्वेस्ट भेज सकें, क्योंकि भाई हम सर्वर पे तो जा नहीं सकते हम अमेजन के सर्वर पे तो जा नहीं पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजोगे कैसे। तो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारे पास क्या होता है, वेब ब्राउज़र, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिखा amazon.in और आपने प्रेस एंटर किया, तो सर्वर पर रिक्वेस्ट गई। अच्छा, रिक्वेस्ट हमने सर्वर पर करी, तो सर्वर को तो भाई सर्वर पे तो मान लो जावा लिखा होगा या पाइथन लिखा होगा या PHP लिखा होगा। तो आपने कभी सोचा कि जब हम सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर को तो सर्वर साइड लैंग्वेज ला करके यहाँ दे देना चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट सर्वर पे करी तो मेरे सामने यहाँ अगर मान लीजिए अमेजन जो है जावा पे बना है तो यहाँ पर जावा का कोड आ जाना चाहिए था, या मैंने मान लो amazon.in PHP पे बनाया तो PHP का कोड आ जाना चाहिए था। क्योंकि एक्चुअली होता ही है, हम जैसे रिक्वेस्ट करते हैं वैसा रिस्पांस आता है। लेकिन इसने रिस्पांस किस फॉर्म में दिया आपको, ये देखिए इसने रिस्पांस किस फॉर्म में दिया, इसने आपको रिस्पांस दिया HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, है ना। आप यहाँ से अगर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हो या Ctrl+U करते हो ना, Ctrl+U से भी आप चले जाओगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर्वर जो है ना, सर्वर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फिर से क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है ना, क्लाइंट ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी www.amazon.in और सर्वर ने रिस्पांस दिया, ठीक है। और मान लीजिए ये यहाँ पर ये सर्वर है और यहाँ पर मान लीजिए बैकएंड पे आपने इसमें जावा का कोड कर रखा था, है ना। इसमें मान लीजिए आपने सर्वर पर जावा का कोड कर रखा था, ठीक है। तो सर्वर को भी जावा के फॉर्म में रिस्पांस देना चाहिए था, लेकिन सर्वर ने किस फॉर्म में रिस्पांस दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि सर्वर ये जानता है कि मैं जिसको रिस्पांस देने जा रहा हूँ वो क्लाइंट है, और वो सिर्फ क्या जानता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो क्लाइंट जो होता है ना वो बहुत भोला होता है, कैसा होता है, बहुत भोला इंसान होता है। उसको बहुत हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको क्या समझ में आता है, नॉर्मल लैंग्वेज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप मान लो लेट सपोज आप क्लाइंट हो, मैं सर्वर हूँ। अब आपके सामने मैं या तो हिंदी यूज़ करूँगा या तो इंग्लिश यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पर मलयालम या तमिल या कुछ और लैंग्वेज यूज़ करने लगूँ तो आप क्या बोलोगे, सर आप क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो। तो जब अगर सर्वर साइड लैंग्वेज HTML पे आ जाएगी तो क्लाइंट भी चिल्लाने लगता है, क्लाइंट बोलता है ये क्या कर दिया तुमने, मैं तो ये जावा जानता ही नहीं, और वो जावा को क्या करता है, एज इट इज प्रिंट करके दे देता है। देखिए ये मैं इसलिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई बैकएंड लैंग्वेज तो समझ ही रहा होगा, है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे चल के फंसोगे। कोड करना एक अलग होता है और समझ के करना अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करने लगूँ तो आप बोलोगे सर ये क्या, ऐसी क्लाइंट ही बोलने लगता है क्या। तो हमारा जो सर्वर है, सर्वर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सर्वर जानता है कि मुझे जो रिस्पॉन्स करना है वो किस फॉर्म में करना है। मुझे जो भी रिस्पॉन्स करना है वो HTML CSS या JS, मतलब जो भी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं उसी फॉर्म में मुझे रिस्पॉन्स करना है। अगर मैं किसी दूसरे फॉर्म में रिस्पॉन्स करने लगा तो क्लाइंट नहीं समझ पाएगा, वो सब भाग जाएगा। अभी मैं किसी और लैंग्वेज में यूज़ करने लगूँ, आप कहोगे ठीक है सर आप अपना स्टार्ट कर लो, हम तो जाते हैं, है ना, यही तो होगा फिर। तो वही चीज़ है, अगर हमें डेटा, हमें क्योंकि सर्वर जानता है कि जो हमें डेटा दिखाना है वो ब्राउजर पे दिखाना है, और ब्राउजर हमारा क्लाइंट है, और ब्राउजर नोज ओनली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर जो है वो हमारी यही सारी बेसिक लैंग्वेजेस जानता है, ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ। श्रुति गुप्ता, नितेश राजपूत, विपुल कुमार, जिशान, यस सर। हाँ, और एनोनिमस, भाई नाम चेंज कर लो, रोशनी सिंह, ऋषभ, मयंक और मीनाक्षी। ये एनोनिमस देख के कुछ अजीब सा नहीं लगता है ना, विदाउट नेम। आपने भी जे करी, किसी को थोड़ा बहुत आता है, जे करी में ही ऐसा बनता है एनोनिमस। मतलब एनोनिमस का मतलब ये हो जाता है कि फंक्शन बिना नाम का, अ फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड एनोनिमस ना। तो हो सकता है इन्होंने अपना नाम ऐसा रखा हो एनोनिमस। चलिए फिलहाल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो होता है वो आप कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है, आप देखिए। सबसे पहले हम लोग HTML समझता है, CSS समझता है और जावा। मतलब कि इतना तो आपको मैंडेटरी स्किल है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। क्लाइंट साइड अगर आप
अगर आप क्लाइंट को बनाना चाहते हो, क्लाइंट बनाने का मतलब है अगर आप फ्रंट एंड बनाना चाहते हो, मान लो आप बहुत अच्छे कोडर हो, आपको बहुत अच्छी जावा में या मान लो PHP या पाइथन में बहुत अच्छी कोडिंग आती है, क्या करोगे कोडिंग का? लेट्स सपोज आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं है ना, आपके पास एक फॉर्म ही, आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो मान लो जावा में या मान लो पाइथन में, जिसमें भी बना रहे हो, अब आपके पास फ्रंट एंड ही नहीं है, आप उस डेटा को सेव कैसे करोगे, है ना? आपको टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू देनी है ना, और बटन के क्लिक पे फिर आपको कोड लिखना पड़ता है। तो आपको फ्रंट एंड तो बनाना आना ही चाहिए, मतलब आपको थोड़े बहुत टैक्स के बारे में, है ना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना या लॉगिन फॉर्म बनाना, ऐसा कुछ तो आपको आना ही चाहिए। नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको चाहे जितनी अच्छी कोडिंग आती हो, आप फ्रंट एंड नहीं बना पाओगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में हम लोग यूज करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर आप और अच्छा इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सीख सकते हो jQuery, मतलब जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है वो मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, है ना, jQuery। और फिर आप सीख सकते हो क्या, बूटस्ट्रैप भी कर सकते हो। अच्छा, जो CSS में आप 10 लाइन का कोड लिखते हो ना, बूटस्ट्रैप बस एक लाइन लगा दोगे, इतना अच्छा डिजाइन दे देगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो CSS जो है वो इतना ज्यादा मतलब आना चाहिए आपको, लेकिन इतना ट्रेंडिंग में नहीं है एज कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप, क्योंकि CSS के थ्रू आप रिस्पॉन्सिव बना तो सकते हो, अब मैं ये नहीं कहूँगा नहीं बना सकते, बना तो सकते हो, लेकिन उसमें आपको लाइन ऑफ कोड क्या करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग खुद सोचिए, आप लोग स्प्रिंग बूट सीखते हो या जो भी फ्रेमवर्क सीखते हो, फ्रेमवर्क इंसान क्यों सीख रहा होता है, ताकि कम लाइन ऑफ कोड में क्या हो जाए, हमारा मिनटों वाला काम हो जाए। अब CSS तो तुमने जैसे जावास्क्रिप्ट और jQuery में अगर हम कंपेयर करें, तो जावास्क्रिप्ट में जो तुम 10 लाइन में लिखोगे, jQuery 2 लाइन में करके दे देगी। जावास्क्रिप्ट में आपको 2 नंबर का सम करना है, कितना लाइन लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू, और फिर ID लिखा, फिर A को गेट किया, फिर B को गेट किया, फिर C, फिर कंसोल डॉट लॉग में करना है, उसमें करा, या अलर्ट में करना है, अलर्ट में किया, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो बहुत सारी लाइन। और वही jQuery में करोगे तो विद इन 2 लाइन, 2 से या 3 लाइन में ले लेगा, और सिंटेक्स भी बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, jQuery के सिंटेक्स भी बहुत शॉर्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा आपको बना करके दे देगा। तो jQuery इसीलिए फास्ट है। अच्छा, जो कम लाइन ऑफ कोड में काम कर दे वो अच्छा है, या जो ज्यादा लाइन ले वो ज्यादा अच्छा है? भाई जितनी लाइनें कम होंगी उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, उतना फास्ट होगा, उतना उतना लाइन ऑफ कोड आप कम डिप्लॉय सर्वर पर डालोगे, है ना, जब आप उसको होस्टिंग करोगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, फास्ट होगी। अब मान लो आपने फ्रंट एंड पूरा CSS बनाया, मीडिया क्वेरी सब लगा के दे दिया, पूरा मीडिया क्वेरी लगा करके बढ़िया उसको बना दिया, एकदम रिस्पॉन्सिव बना दिया मीडिया क्वेरी। अगर आपको लगानी है तो, है ना, वीडियो क्वेरी का यूज करोगे तो रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, लेकिन उसमें कितना लाइन लिखना पड़ा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर वो सारा कोड आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, और फिर आप देखोगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है बहुत स्लो चल रही होगी। फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, आप सोचोगे यार ये फ्रंट एंड तो हो तो रहा है लेकिन लोड होने में टाइम ले रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आप सोचोगे चलो बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें। और आजकल एक नया चला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता भी हो, किसी ने टेलविंड के बारे में सुना है? टेलविंड मैं यहाँ लिख दूँ क्या, इसके बारे में सुना है क्या? ये भी बहुत आजकल ट्रेंड पर है ना, टेलविंड भी बहुत ट्रेंड पर है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ना जा करके, है ना, तो आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, jQuery हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास jQuery एडवांस में, आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हो, है ना। और अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो आपके पास क्या है, रिएक्ट। देखिए, लेकिन रिएक्ट को सीखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी आनी चाहिए, तब आप रिएक्ट पे काम, क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल डॉम बनाता है। मतलब यहाँ पर तो डॉम, अभी डॉम मैंने फालतू बोल दिया, अभी आप डॉम ही नहीं समझोगे ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो जावास्क्रिप्ट पढ़ने शायद उनको पता भी हो। तो रिएक्ट में क्या होता है, वर्चुअल डॉम बनता है, तो उसका सीन ही थोड़ा अलग है। तो jQuery हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, रिएक्ट हो गया, और एंगुलर भी कहीं कहीं हम लोग, एंगुलर भी आप क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो एंगुलर से फ्रंट एंड और तगड़ा और अच्छा बनता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन का एकदम वो देता है। ऐसे तो सिंगल पेज एप्लीकेशन आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, क्यों, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ो, आप जावास्क्रिप्ट में देखते होगे जब आप बटन से रिक्वेस्ट करते होगे पेज रिफ्रेश नहीं होता होगा, तो पेज रिफ्रेश ना होना ही क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। बिना पेज के रिफ्रेश हुए दूसरा पेज आ जाए, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब बिना पेज के लोड हुए भी आप कह सकते हो उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन में होती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको क्लाइंट बनाना है तो क्लाइंट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट।
और यहाँ पर आपके पास लेकिन jQuery भी है, बूटस्ट्रैप भी है और रिएक्ट और एंगुलर भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। रिएक्ट और एंगुलर में आप कुछ भी दो में से कोई एक भी कर लो तो बेस्ट है ना, चाहे रिएक्ट कर लो चाहे एंगुलर कर लो। लेकिन अगर आप एंगुलर सीख जाते हो तो रिएक्ट भी आप अपने मन से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एंगुलर फ्रेमवर्क होता है, रिएक्ट लाइब्रेरी है ना, इसीलिए एंगुलर सीखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स बनते हैं, है ना, और उसमें काफ़ी फाइलें इधर उधर, चाइल्ड और पेरेंट कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो अच्छा, अब आपको माइंड मेकअप हो गया होगा कि हम लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं, आज क्या चीज़ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के लिए, है ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट, मतलब वेब ब्राउजर, मतलब हम वो कोड मतलब जो भी हम कोड लिखेंगे उसको हम ब्राउजर पर रन करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ब्राउजर उसको समझेगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और एज अ फुल स्टैक आपको क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस समझ में आई, और ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस भी होती है, ठीक है। अच्छा, सर्वर साइड लैंग्वेजेस में क्या होता है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस में हमारे पास आप लोग जानते भी हो बहुत सारी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी बताइए, जैसे जावा ही हो गई, है ना, सी शार्प हो गया, ठीक है, PHP हो गया, पाइथन हो गया, नोड हो गया, नोड भी हमारी सर्वर साइड है। अच्छा, इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए कि जावा स्क्रिप्ट को हमें सर्वर साइड चलाना है, हाउ टू रन जावा स्क्रिप्ट सर्वर साइड, तो आप तो बोलोगे सर ये क्या आप पूछ रहे हो, जावा स्क्रिप्ट सर्वर पे कैसे रन करेंगे, जावा स्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो आपका आंसर ये होगा कि इफ यू वांट टू रन जावा स्क्रिप्ट, है ना, इफ यू वांट टू रन जावा स्क्रिप्ट एज सर्वर साइड, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड, नोड जीएस, ठीक है। अगर आपको नींद आ रही तुमको, आपको 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 है, जाओ मुँह धो के आओ। सोना नहीं यार, यहाँ पे सोओगे तो बाहर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड चलानी है ना, इफ यू वांट टू रन जावा, इफ यू वांट टू रन जावा स्क्रिप्ट सर्वर साइड, अगर जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड अगर आपको चलानी है तो किसका यूज करते हैं, नोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नोड जो है वो हम लोग सर्वर साइड चलाने के लिए, जावा स्क्रिप्ट को अगर आपको सर्वर साइड चलाना है तब आप किसका यूज करोगे, तो आपको क्लाइंट बनाना आना चाहिए और आपको सर्वर बनाना आना चाहिए, है ना। तो क्लाइंट बनाने के लिए क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए, सर्वर बनाने के लिए सर्वर साइड लैंग्वेजेस के लिए बारे में पता होना चाहिए, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में फिर आपको क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। और क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने का मतलब ये हुआ कि क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन भरी, इन्फॉर्मेशन हम थोड़ी ना भरेंगे, हम तो डेवलपर है ना, हम जो साइट बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, हमारे क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन भरी, क्लाइंट ये चाहता है कि बस मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूं और रजिस्टर सक्सेसफुली आ गया। उसको ये मतलब नहीं है कि भैया आपने उसको जावा में बनाया, PHP में बनाया, जिसमें बनाया, उसको मतलब ही नहीं है उससे, है ना। और अच्छा, तो जब वो रिक्वेस्ट करता भी है तो उसको रिस्पांस भी किस फॉर्म में आ जाता है, HTML के फॉर्म में, क्योंकि वो जो रजिस्टर सक्सेसफुली लिख करके वो दिखाता है, वो या तो वो कोई ना कोई लेबल में दिखा देता होगा, या बूटस्ट्रैप में बहुत सारे हमारे पास मैसेज के लाइब्रेरीज पड़े हुए हैं ना, मैसेज की क्लासेज है, या तो उसको यूज करके दिखा देते, जो आते हैं वो चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा वेबसाइट्स में, कोई ग्रीन कलर का आया, छोटा सा क्रॉस बन के आया, टिक किया, हट गया, नहीं टिक किया, डिसमिस लगा दिया, तो अपने मन से चले जाते हैं। तो वो जो रिस्पॉन्स भी जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, HTML के फॉर्म में, ठीक है। तो क्लाइंट आपको क्लाइंट बनाना चाहिए, क्लाइंट के बाद सर्वर बनाना चाहिए, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कर, तभी आप यहाँ पर एज अ फुल स्टैक अगर आप जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इतना समझ में आया आप लोग को, हेलो, हेलो एवरीवन, नितेश राजपूत, कौशल हाँ सिंह, ठीक रोहित, है अक्षित, ऋषभ, यार यस आपकी सर। वॉइस नहीं आ रही, एक मिनट रुकना बस। यस सर। अब आइए वॉइस, हाँ जी हाँ, यस यस, नाउ ऑडिबल, यस विपुल। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, है ना। आज मैं HTML पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब कोडिंग लिखूंगा नहीं, है ना, प्रोजेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ है, आज मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ।
तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की, आप कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाते हो या मार्केट में हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है ना, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन द मार्केट। तो देखिए मार्केट में सिर्फ दो तरह की एप्लीकेशन चलती है, ठीक है, मतलब कि देयर आर, अब ठीक है, हैं? इसी की जैसे यहाँ बैठ जो मेरे बगल में नींद आना गया मुझे, यहीं पे देखना तुम डेस्कटॉप पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन द मार्केट। मार्केट में हमारे पास सिर्फ दो तरह की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, बताइए कौन कौन सी, किसी को पता है? CUI बेस्ड एप्लीकेशन और दूसरी है ना। तो मार्केट में हमारे पास दो तरह की एप्लीकेशन होती है, एक होती है CUI बेस्ड एप्लीकेशन और एक होती है GUI बेस्ड एप्लीकेशन। CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस और GUI हमारा होता है क्या, ग्राफिकल, ठीक है। तो दो तरह की हमारे पास एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, एक होती है CUI और दूसरी होती है GUI। if we talk about CUI based application, CUI based application is also known as console based application। CUI को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। CUI बेस्ड एप्लीकेशन में हमारा कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है CMD, है ना। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ CUI बेस्ड एप्लीकेशन या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन इज CMD, मींस कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहाँ से विंडो आर करते हो और यहाँ CMD है, जैसे आपने टाइप किया विंडो आर जैसी करते तो रन कमांड आता है और यहाँ आप लिखोगे, टाइप करोगे CMD। मेरी आवाज आ रही है पीछे, ठीक। जैसे ही आप यहाँ पे CMD लिखोगे तो ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, और जैसे ही ये CMD लिखा आपने, जैसे ही ये ओपन हुआ और आपने यहाँ मान लो ये लिख दिया, चलेगा ही है? नहीं चलेगा। तो मान लीजिए आपने किसी कस्टमर के लिए CUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाई, तो क्या वो खुश हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन देख करके? देखिए आप जब किसी भी कस्टमर के लिए ना, अगर आप CUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो, तो जब आप उसके लिए ये एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके साथ ही साथ आप उसको बोलते हो कि ये कुछ कमांड है, ये जब आप लिखोगे तब जा करके ये एप्लीकेशन जो है वो चलेगी। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार ये कैसी एप्लीकेशन है भाई। आजकल जो है, आजकल क्लाइंट ये चाहता है कि ज़्यादा मुझे कुछ लिखना ना पड़े। आजकल ये जो साइन अप फॉर्म भी आप देखते होगे, उसमें भी 2-4 फील्ड बस भरवा के साइन अप करवा लिया जाता है। अगर मान लो 15 फील्ड होंगी ना, तो वो कहेगा मैं साइन अप ही नहीं करूँगा। आप ही हो, जैसे अभी उसमें 15 फील्ड हो, उसमें 50 वैलिडेशन लगे हो, तो आप कहोगे ये पता नहीं क्या सरदर्द बना दिया, एक तो 15 फील्ड दे दी, ऊपर से 50 तरह के वैलिडेशन बना दिए। पासवर्ड में ही लोग इरिटेट हो जाते हैं। कैरेक्टर अगर मतलब अपर केस नहीं दिया, लोअर केस नहीं दिया और परसेंटेज नहीं दिया, एरर मार दिया, वो फिर उसमें होता है लो अब ये करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा, उसमें ही हो जाता है। तो इसीलिए जो आजकल की एप्लीकेशन बन रही है उसमें ज़्यादा मतलब साइन अप कराते हैं, उसमें ज़्यादा फील्ड नहीं दिया जा रहा है ना। लेकिन गवर्नमेंट वाले तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म वाले आ रहे हैं उसमें तो उनका अपना चल ही रहा है सिस्टम, ठीक है। उसमें तो वो लंबे लंबे फॉर्म देते हैं भरने के लिए, और लोग भरते भी भाई, तो जॉब की बात है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, अगर हम CMD में कोई भी चीज़ गलत लिखते हैं तो ये एरर देता है कि इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब है if a user want to interact with CUI based application, then user should know each and every command. If user know the command, then user can easily interact with these types of application. अगर यूजर जो है CUI बेस्ड एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करना चाहता है तो यूजर को क्या पता होना चाहिए, कमांड। इसका मतलब ये हो गया CUI बेस्ड एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट कमांड, नाम ही उसका कमांड प्रॉम्प्ट है ना, कमांड यूजर इंटरफेस। इफ यू नो द कमांड, इफ यू नो द कमांड एंड इफ यू नो द राइट कमांड, है ना, देन यू गेट द आउटपुट। लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा CLS, तो CLS आप लोग जानते होंगे किस लिए, क्लियर स्क्रीन के लिए करते हैं। DIR अगर आपने लिखा तो with the help of DIR you can see how many files and folder inside C users कैलाश जोशी। अगर मुझे देखना है C डायरेक्टरी में यूजर्स फोल्डर के अंदर और कैलाश जोशी फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स और फोल्डर हैं, DIR करोगे ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे, फाइल्स एंड फोल्डर। तो DIR कमांड इज यूज्ड टू चेक हाउ मेनी फाइल्स एंड फोल्डर इनसाइड द डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स और फोल्डर हैं, तो कौन सा कमांड, DIR कमांड। इसका मतलब है मुझे कमांड याद करना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसी क्लाइंट को एप्लीकेशन बना करके दोगे जिसमें क्लाइंट को बोलोगे भैया तुम कमांड भी याद कर लेना। इसीलिए CUI बेस्ड एप्लीकेशन इज नॉट पॉपुलर इन द मार्केट। इसीलिए ये जो CUI बेस्ड एप्लीकेशन है ये मार्केट में इतनी पॉपुलर नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि मान लो आपने पाइथन पढ़ लिया
अभी आप पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन में जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, पता है वो कैसी एप्लीकेशन है? कंसोल एप्लीकेशन है। आप जैसे जावा पढ़ रहे हो तो कोर जावा आप पढ़ रहे हो, तो कोर जावा करके तो जॉब मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कोर जावा में आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो, पता है कैसी एप्लीकेशन बना रहे हो? कंसोल एप्लीकेशन। क्योंकि उसका आउटपुट जो है आप देखते हो कि कंसोल पे आता होगा, या तो नीचे टर्मिनल पे आता होगा, वो भी कंसोल ही है। या आप सी शार्प जैसे डॉट नेट पढ़ते हो तो सी शार्प लिखते हो, तो सी शार्प जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ड्यूरिंग जब हम सी शार्प पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी हम क्या बना रहे होते हैं? कंसोल एप्लीकेशन। तो इसीलिए हमें फिर जब हम प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो फिर हमें क्या सीखना पड़ता है? फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है। इसीलिए फिर आप अगर जावा करते हो तो आप जावा में स्प्रिंग बूट सीखते हो, डॉट नेट वाले हैं वो डॉट नेट कोर सीखते हैं, पाइथन वाले हैं वो जैगो सीखते हैं, या AI/ML जो भी उनको अपना चॉइस लगता है उसमें जाते हैं ना। इसीलिए सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आपको जॉब नहीं मिलती, आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है। इसीलिए हाँ, फ्रेमवर्क जावा में क्यों नहीं है? जावा में वो अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग बूट हो गया, स्विंग है, हाइबरनेट है, स्टड्स है ना, सर्वलेट है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है जावा में, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क है। तो इसीलिए आपको फ्रेमवर्क मतलब एक ना एक सीखना ही पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप फ्रंट एंड लैंग्वेज भी अगर आप सीखने जा रहे हो ना, तो फ्रंट एंड लैंग्वेज में सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने से काम इतना चलेगा नहीं। अगर आपको एक अच्छे लेवल का फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो कम से कम आपको बूट स्ट्रैप तो आना ही चाहिए, क्योंकि बूट स्ट्रैप एकदम जादू जैसा है ना। उसमें बस आप क्लासेस लगाते चले जाओ और इतना बढ़िया आपको देगा वो लुक एंड फील, और ऊपर से रिस्पॉन्सिव। सिर्फ बस आप उसकी क्लास लगा दो, ऊपर से रिस्पॉन्सिव, और CSS में पापड़ बेलने पड़ते हैं उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए। है? तेज बोलो यार। क्या है ये बताओ जरा हमको भी, हमें कोई ज्ञान मिले। अच्छा क्राउजल, अच्छा क्राउजल बोलो ना, मैं सोची कौन सा कंपोनेंट आ गया बूटस्ट्रैप में नया। कैराजोल, हाँ वो क्राउजल है, स्लाइडर वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ वो क्राउजल है यार, कैराजोल थोड़ी ना। चलिए फिलहाल तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में हमारी CUI बेस्ड एप्लीकेशन, CUI बेस्ड एप्लीकेशन में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन CMD, जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि यू शुड नो ईच एंड एवरी कमांड। अगर आपको सारी कमांड पता है देन यू कैन इजिली वर्क विथ CUI। अगर मैं GUI की बात करूँ तो GUI में सबसे पहले आप एप्लीकेशन कौन सी बनाते हो? विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। अच्छा, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाने का भी अपना अलग फ्रेमवर्क दिया हुआ है ना। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन आपने सुना है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में? क्या वो क्या होती है? विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन इज आल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन इज आल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा ये होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा विंडो और CLC, कैलकुलेटर मैंने ओपन किया, तो ये जो कैलकुलेटर है ये कैसा एप्लीकेशन है? विंडोज बेस्ड। ये देखिए ये कैलकुलेटर जो ओपन हुआ ये कैसा है? ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, राइट। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया आप जो यूज़ करते हो, नोट पैड प्लस प्लस हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, ड्रीम वीवर हो गया, ये सब क्या है? ये सब के सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस पर जो भी काम करोगे वो किसी को नहीं दिखेगा। मतलब ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, वन यूज़र एट अ टाइम, है ना। एक यूज़र एक बार में इस पर काम कर सकता है, मतलब मल्टीपल यूज़र एक साथ इस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बोलते हैं, ठीक। लेकिन विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के देखिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आप जावा में बनाना चाहते हो, मैं थोड़ा बता देता हूँ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, तो आप किसका यूज़ करते हो? बताइए किसी ने? एप्लेट। हाँ एप्लेट का यूज़ करते हैं ना। जावा में हमारे पास एप्लेट है और स्विंग भी है। एप्लेट से अच्छा होता है, वहाँ पर जे आ जाता है ना। स्विंग के थ्रू बनाते हैं। और अगर आपको सी शार्प में बनानी रहती है तो यहाँ पर हम लोग के पास विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का बना बनाया टेम्पलेट होता है। और पाइथन वाले अभी पढ़ेंगे आगे चल के, जो भी है TK इंटर पढ़ेंगे। देखो मैं तीनों लैंग्वेज से लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं कोई ना कोई जावा वाला भी है, ठीक है, और कोई ना कोई डॉट नेट वाला भी है और पाइथन वाला भी है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे तीनों लैंग्वेज आती है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पाइथन नहीं पढ़ाता हूँ फिलहाल, अभी नहीं पढ़ाता, पहले पढ़ाता था, अब तो ट्रेनर आ गया, लेकिन मैं अभी जैंगो पढ़ाता हूँ। और जावा की बात रही तो जावा में मैंने पहले पढ़ाई है,
ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ाई है, कहीं और पढ़ाई है, कोर जावा मुझे आती है अच्छे से, तो इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ चीज़ों को। और अगर आप पाइथन में अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो पाइथन में, तो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ टीके इंटर का, और जावा वाले यूज़ करते हैं वही एप्लेट व्यूवर यूज़ कर सकते हैं या स्विंग यूज़ कर सकते हैं, है ना। और सी शार्प में हमारा बना बनाया विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन जो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन होती है ना, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये होती क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। एन एप्लीकेशन दैट रन्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलती है वो कैसी एप्लीकेशन होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये नोट पैड है, ये भी हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो वो भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर पाओगे? अगर मैं अभी मान लो ये विंडोज़ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पड़ा हुआ, मैं इसको हटा दूँ, क्या मैं नोटपैड ओपन कर पाऊंगा? वो जो मीटिंग चल रही है गो टू मीटिंग, वो भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मैं उस पर भी काम नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी नहीं है। और दूसरा जो प्रॉब्लम इसका ये है डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, कंपैटिबिलिटी इशू का प्रॉब्लम आता है। किसका? कंपैटिबिलिटी इशू का मतलब ये होगा, लेट सपोज योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज i3। मान लीजिए आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है वो i3 है, ठीक है। और उसमें जो है 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, और उसमें जो है 4 GB मान लीजिए रैम लगी हुई है, ठीक है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है। i3 प्रोसेसर है, 500 GB लगा हुआ है हार्ड डिस्क, और 4 GB की रैम लगी हुई है। And you are going to install very heavy application in your PC with this configuration। आप इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई हैवी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जैसे कि आपने देखे होंगे ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। जैसे माया एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास ग्राफिक्स का, है ना। 3D के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, या जो गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग के भी जो बड़े अच्छे गेम होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आप करवाते हो। ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, इतना रैम होना चाहिए, है कि नहीं। और मान लो नहीं है और आपने ज़बरदस्ती उसको क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो होगा क्या, योर नॉर्मल एप्लीकेशन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर आपने उसको डेलिबरेटली इंस्टॉल कर दिया तो जो आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन है वो भी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। पाइथन में बेटा टीके एंटर बताया तो मयंक राज, टीके एंटर, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में? विपुल, ऋषभ, मयंक, Yes, sir. let's suppose you are going to install very heavy application with this configuration, then your normal application will not work properly। तो आपकी जो नॉर्मल एप्लीकेशन होगी वो भी ओपन होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी हो जाता है कि कभी कभी इंस्टॉल भी नहीं होता, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है। वो मतलब आपने जब भी आप देखते हो कि कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है तो क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट, कि इफ़ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन सो यू मस्ट हैव दिस मिनिमम 8 GB रैम, मिनिमम i7 प्रोसेसर या i5 प्रोसेसर, मिनिमम 1 TB हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड। तब आप देखते हो कि जब भी आप कोई इंस्टॉल करने जा रहे होते हो तो आप देख लेते हो पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं तो फिर वो एरर मारता है, वो होता ही नहीं इंस्टॉल। और जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है डेस्कटॉप एप्लीकेशन टोटली डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड। इफ इट इज इंस्टॉल्ड देन इट इज वेरी इजी टू वर्क। देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर एक बार इंस्टॉल हो जाती है तो बहुत ही आसान है काम करना। क्यों? बस आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो आधी से ज़्यादा चीज़ें आप खुद ही सीख जाओगे। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में फाइल में गए, अब यहाँ से क्या न्यू लिखा हुआ है, आप समझोगे अच्छा कुछ नया बनता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप क्लिक करोगे, देखोगे तो देखोगे नया नया कुछ खुल जाएगा, एक नया ओपन हो जाएगा, नया टैब, है ना। यहाँ पे देखो लिखा होगा सेव, सेव मतलब आप समझोगे कि सेव करना, तो आप ऐसे सेव एज में जाओगे, देखोगे इसका मतलब क्या होता है। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो इंसान सीख ही जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बस ये है कि एक बार ये इंस्टॉल होना चाहिए। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज वेरी पॉपुलर। आप देखिए जो भी बिलिंग के सॉफ्टवेयर आप देखोगे, कहीं पर भी आप मॉल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, देखो आप फटाफट बिलिंग के सॉफ्टवेयर क्या है, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बस इनके ड्रॉबैक्स यही है कि इनको आप अगर एक बार इंस्टॉल कर ले तो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि काम को एक रिज्यूमे बनाओ, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी,
वर्ड की जरूरत पड़ेगी, आप बोलोगे सर वर्ड वर्ड होना चाहिए, और मान लो आपके सिस्टम में वर्ड नहीं, फिर आप क्या सोचोगे कि चलो यार मैं पहले वर्ड इंस्टॉल कर लेता हूँ, और मान लो आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32 बिट का है, और आप इंस्टॉल करने जा रहे हो 64 बिट वाला ऑपरेटिंग और 64 बिट वाला ओएस, सॉरी 64 बिट का ऑफिस पैकेज, 64 बिट वाला ऑफिस पैकेज, तो वो होगा नहीं, वो कंपैटिबिलिटी इशू मान लो एरर मारने लगेगा, फिर आप क्या करोगे, आप रिज्यूमे बना ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर एक बार वो इंस्टॉल हो गया तो फिर आप आसानी से उसमें लगोगे, और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, ये भी आप देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आर वेरी यूज़र फ्रेंडली। आप देखो वेरी इजी टू क्रिएट अ फाइल, अगर आपको कोई फाइल बनानी, देखिए फोल्डर बनाना, राइट क्लिक किया फोल्डर में गए, देखिए नया फोल्डर बन गया, इसके अंदर देखिए फोल्डर बन गया, वेरी इजी टू क्रिएट अ फोल्डर, वेरी इजी टू क्रिएट अ फाइल, वेरी इजी टू मूव अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में फाइल को मूव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी, GUI बेस्ड फीचर, मतलब एवरीथिंग इज वेरी फाइन, बहुत ही आसान तरीके से ये करके देगा आपको। बस इसकी प्रॉब्लम जो एक ही है, क्या, इंस्टॉलेशन। अगर आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया तो आप आसानी से उसमें काम कर लिया होगा और ये बनते भी हैं, और इस पे डेवलपर भी है, डेस्कटॉप डेवलपर है ना अच्छा, अभी ये हो गया, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए GUI में एक हम विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन क्या बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी हमारा GUI का पार्ट है। GUI में अगली एप्लीकेशन जो बनती है वेब एप्लीकेशन बनती है। अच्छा, CUI में भी आप फोल्डर फाइल बना सकते हो, पता है आपको, आप बनाया भी होगा आपने, CD MD करके पढ़ा होगा आपने, है, MD मतलब मेक डायरेक्टरी, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, CD डॉट डॉट CD स्लैश रीनेम, कॉपी, कॉपी कमांड, एक्स कॉपी भी होता है उसमें, पढ़ा है ऐसा कुछ आप लोगों ने डेस्कटॉप में, मतलब सॉरी CUI बेस्ड में। तो आप कमांड के थ्रू भी, क्या कर सकते हो, मतलब फोल्डर बना सकते हो, कमांड के थ्रू फोल्डर बना सकते हो, और यहाँ समझो कमांड के थ्रू आप फोल्डर बना सकते हो, कमांड के थ्रू आप फाइल बना सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो, ठीक है, फोल्डर फाइल सब बना सकते हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे फिलहाल वेब एप्लीकेशन की। तो वेब एप्लीकेशन बताइए क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको ना, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, एन एप्लीकेशन दैट रन्स विद द हेल्प ऑफ, हाँ, एन एप्लीकेशन दैट रन्स विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, मतलब कि ऐसी एप्लीकेशन जो ब्राउजर की मदद से चलती है। यू जस्ट हैव वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट, आपके पास बस ब्राउजर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आप आसानी से इसको, और सबसे बढ़िया बात ये होती है, इट कैन बी एक्सेस बाय एनीवेयर, है ना, इट कैन बी एक्सेस, आप कहीं से भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और ये क्या फॉलो करती है, इट फॉलोज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है ना, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। तो वेब एप्लीकेशन के लिए आपको क्लाइंट भी बनाना चाहिए, सर्वर भी, और भी बहुत सारे हमारे पास। अच्छा, तो इसीलिए वेब एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। लेकिन वेब एप्लीकेशन बनाने का, अब देखो जैसे GUI बेस्ड था, मान लीजिए अगर आपको विंडोज बेस्ड डेवलपर बनना है ना, तब आपको ये सीखने की जरूरत ही नहीं है फ्रंट एंड, आप खुद समझिए, तो हमें ये फ्रंट एंड की जरूरत ही नहीं। फ्रंट एंड की जरूरत तभी आती है जब हम बात करते हैं किसकी, वेब एप्लीकेशन की, जब हम ब्राउजर पे जाते हैं, क्योंकि ब्राउजर बेचारा बहुत सीधा इंसान है, उसको क्या आता है, HTML, वो HTML जानता है, और HTML सबसे सिंपल लैंग्वेज है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल है, इवन आप गलत भी लिख दोगे ना तो भी वो बोलेगा ठीक है भाई मैं बहुत सीधा हूँ, मुझे तुम कुछ भी पढ़ा दो। अगर आप गलत सलत टैग भी लगा दोगे तो भी वो सही कर देता है, इतना सीधा है, बताओ। तो HTML तो बहुत ही आपको आसान लगेगी सीखते वक्त, इवन आप गलतियां भी करोगे तो भी बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ब्राउजर क्या करता है, वो सही कर देता है उसको। आजकल के जो ब्राउजर है वो बहुत स्मार्ट है, अगर कोई टैग मिस भी हो गया तो भी वो चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और वो समझ आते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हो, वो सही कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए आजकल जो है वो वेब एप्लीकेशन ज़्यादा चल रही है, और वेब एप्लीकेशन के लिए आपको फिर फ्रंट एंड और बैक एंड और दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ते हो, अगर आपको फुल स्टैक बनना है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ फ्रंट एंड बनने के लिए आते हैं, उनको उनको ज़रूरत नहीं है कि वो जावा या कुछ करें, है ना अच्छा, अभी देखो विंडोज बेस्ड GUI में आप विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, और वेब सर्विसेज, है ना, किसी ने जावा में वेब सर्विस बनाई है, कोई बनाई होगी आपने अभी शायद, अगर ना पढ़ रहे हो तो आगे बनाओगे, ठीक है, तो आप वेब सर्विस भी बना सकते हो। अच्छा, अब ये वेब सर्विस क्या आ गई, है ना, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए वेब सर्विस एक, मतलब नाम ही इसका सर्विस,
और सर्विस है और क्या लिखा हुआ है, सर्विस है और क्या लिखा हुआ है इसके पहले, इसका मतलब हो गया जो वेब एप्लीकेशन को सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, वो होती है वेब सर्विस। इसका मतलब ये हो गया आपने कोई सर्विस बनाई, मान लो आपने सर्विस बनाई 2 नंबर को सम करने की, तो आप अपनी एप्लीकेशन में 2 नंबर को सम करने का कोड नहीं लिखोगे, आप कहाँ से लोगे, सर्विस को कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे, सर्विस। अरे आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो आपको सिलेंडर घर में खाली हो गया, आप खुद भरोगे उसको, आप कहाँ जाते हो, सर्विस। आपने सर्विस ले रखी है, आप बोलते हो भैया हमने सर्विस ले रखी है, आपने जो एजेंसी से ले रखी है सिलेंडर बनाने के लिए वो क्या ले रखी है, सर्विस ही तो ले रखी है। आप घर में इंटरनेट लगाते हो, आपने क्या ले रखा है, सर्विस ले रखी है। तो आप सिलेंडर खुद थोड़ा भरते हो, आप सर्विस को कॉल करते हो, हाँ भाई आ जाओ सिलेंडर खाली हो गया ले जाओ भर के दो। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन में क्या होता है। अच्छा आजकल जो है ना एप्लीकेशन आपने बनाई, आप एप्लीकेशन पे कोड नहीं लिखना चाहते हो। पहले ऐसे होता था कि हम एप्लीकेशन में कोड नहीं लिखना चाहते थे तो हम वेब सर्विस बनाते थे, क्या बनाते थे, और वेब सर्विस को जैसे हमने 2 नंबर का सम करना है तो हम 2 नंबर का सम करने के लिए कोड अपनी एप्लीकेशन में नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे वो कोड, सर्विस में। सारा लॉजिक जो और सर्विस को फिर क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। सर्विस आप जैसे ही कॉल कर दोगे वो क्या करेगा, 2 नंबर को सम करके आपको दे देगा, जैसे वो आपने सिलेंडर को बोला ना वो आपको भर के दे देगा। तो जो सर्विस थी ना, सर्विस एक्सएमएल बेस्ड सर्विस थी पहले, आपने सुना है एक्सएमएल सोप बेस्ड सर्विस सुनी है। देखो ये आपके कोर्स का पार्ट तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना, और ये बहुत ज़रूरी है जानना भी। आप कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो आपको पहले, अब मैं डायरेक्ट एचटीएमएल स्टार्ट कर देता तो मज़ा ना आता, फिर आप सोचते लो इन्होंने तो चालू कर दिया। एक बेस बनाना पड़ता ना कि हम ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नॉलेज के लिए आपके काम आएंगी। कभी मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ वेब सर्विस, तो थोड़ा बहुत आप बता तो दोगे, है ना। और जो फुल स्टैक के लिए जा रहे होंगे या जो बैकएंड डेवलपर है उनसे तो पूछा ही जाता है सर्विस बनाइए, सर्विस क्या होती है, ठीक है। तो एक्सएमएल बेस्ड सर्विसेज होती हैं, सोप बेस्ड सर्विसेज होती हैं, यूडीडीआई आपने सुना होगा, एचटीटीपी बेस्ड सर्विसेज सुना होगा, ऐसी सर्विसेज होती है हमारी। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज सुना है, जिसमें हमारे यूजर डिफाइंड टैग आप बना सकते हैं, अभी मैं आगे इसको बताऊंगा आपको। सोप जो होता है हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, सोप सर्विसेज भी होती हैं। यूडीडीआई यूनिवर्सल डेटा डिस्क्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, इस तरह की सर्विसेज भी बनाते हैं। एचटीटीपी बेस्ड सर्विसेज होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरह की सर्विस भी होती है ना। तो सर्विस होती नहीं है, मतलब ये लैंग्वेज यूज करी जाती है सर्विस बनाने के लिए, सर्विस होती नहीं है। ये लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रंट एंड बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेजेस होती है, ये सब होती है। वेब सर्विस बनाने के लिए ये लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे एक्सएमएल बेस्ड सर्विस हो गई, सोप बेस्ड सर्विस हो गई, यूडीडीआई प्रोटोकॉल यूज कर लिया गया, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर लिया गया सर्विस बनाने के लिए, है ना। तो ये सर्विस बनाने के लिए ये यूज करे जाते हैं। अच्छा लेकिन अब वेब सर्विस का जमाना गया, अब वेब सर्विस का जमाना चला गया, अब किसका जमाना आ गया, वेब एपीआई। अब जिससे पूछो वो क्या बोलता है, भाई एपीआई, एपीआई को इतना हवा बना रखा है, अब मुझे समझ नहीं आता क्यों बना रखा है। अगर आप समझो उसको अच्छे से तो एपीआई कुछ नहीं होता, एपीआई बस एक फंक्शन है, क्या है, अभी के लिए बस ये दिमाग में बिठाओ, एपीआई क्या है, एक फंक्शन। अगर कोई पूछे एपीआई क्या है, बोल दो एपीआई एक फंक्शन है, और है ही क्या, मतलब एक ऐसा फंक्शन है, जैसे मान लो मैं डॉटनेट डेवलपर हूँ, लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो 2 नंबर का सम करता है, मान लो सिंपल सा, ठीक। आपने कहा यार वो फंक्शन मैं अपने यहाँ यूज करना चाहता हूँ, तो जावा वाला भी मेरे उस फंक्शन को यूज कर लेगा, पीएचपी वाला भी उसको यूज कर सकता है, और पाइथन वाला भी यूज कर लेगा। सोचो कितना पावरफुल हो गया फिर एपीआई। एपीआई में मैंने एक फंक्शन बनाया था, उसको तीनों लैंग्वेज वाले क्या करेंगे, इससे फायदा क्या होगा, मैंने एक जगह एपीआई बना दी 2 नंबर के सम करने की, है ना, मैंने एक जगह 2 नंबर के सम, और कोई भी लैंग्वेज उसको यूज कर लेगी। लेकिन वेब सर्विस में ऐसा नहीं था। देखो वेब सर्विस का यही ड्रॉबैक रहा है, वेब सर्विस में ऐसा नहीं है। वेब सर्विस में ये है कि अगर आपने मान लो डॉटनेट में वेब सर्विस बनाई है, ठीक है, तो वो डॉटनेट के लिए है। अगर आपने जावा में वेब सर्विस बनाई है तो वो जावा को सर्विस देगी, वो किसी अदर लैंग्वेज को क्यों सर्विस देगी भाई, मतलब वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो जो वेब सर्विसेज है, वेब सर्विसेज आर नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म, वेब सर्विसेज जो है वो हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर हम वेब एपीआई की बात करें, वेब एपीआई यार मतलब आप खुद सोचो कितना अच्छा होता ना। मान लो आप तीन लैंग्वेज के डेवलपर हो, आप किसी कंपनी में
पाइथन भी में भी डेवलपर हो और जावा में भी डेवलपर हो और डॉट नेट में भी डेवलपर, आप तीनों लैंग्वेज जानते हो और आपने एक एपीआई मान लो आपको दे दी गई, आप तीनों में उसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तीनों में उसको यूज कर सकते हो। ये कितना अच्छा हो जाएगा। मैंने 2 नंबर का सम बनाया, आपको कोड भी नहीं लिखना पड़ा, आपने अपनी लैंग्वेज के थ्रू कॉल कर लिया, जावा वाले ने जावा के थ्रू कॉल कर लिया, और कॉल करना बस आपको सीखना पड़ता है, बस कंज्यूम करना, मतलब इसको कहते हैं एपीआई को बनाना और एपीआई को कंज्यूम करना। कंज्यूम करने का मतलब हो गया यूज करना। अच्छा, यूज भी क्यों कर पाते हैं पता है? क्योंकि एपीआई जो होती है वो क्या रिटर्न करती है, जेसन, है ना? क्या रिटर्न करती है, जेसन। अभी वो क्या होता है वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये जानो कि एपीआई का जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, जेसन होता है। एपीआई का रिटर्न टाइप क्या होता है, जेसन। एपीआई मतलब किस तरह की चीज रिटर्न करती है, जेसन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप भी इंग्लिश जानते हो, मैं भी इंग्लिश जानता हूँ, बढ़िया कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं मलयालम जानता हूँ और आप नहीं जानते, क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मान लीजिए एक एपीआई है, एपीआई जेसन में बनी है, एपीआई का जो रिटर्न टाइप है वो जेसन है। आप जावा के हो, जावा भी जेसन जानता है, सी शार्प का कोई है, सी शार्प भी जेसन जानता है, और कोई पीएचपी वाला वो भी जेसन जानता है। तो क्या वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। तो आपसे अभी कोई पूछता है एपीआई क्या है, तो एपीआई बता दो एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करता है, जेसन रिटर्न करता है। और जेसन सब लोग समझते हैं। जेसन कौन समझता है, सब समझते हैं, सारी दुनिया में जो लैंग्वेज है सब समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप क्या कहीं पर भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इफ यू नो इंग्लिश देन यू कैन कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं पर भी चले जाओ, वेदर यू गो चेन्नई, बैंगलोर और आउटसाइड द कंट्री, आप कहीं पर भी जाइए, आप कहीं से कम्युनिकेशन कर लेते हो कि नहीं, तो आप एक ग्लोबल हो गए। क्योंकि इंग्लिश को क्या बोला जाता है, ग्लोबल है। इसीलिए तो बोला जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, आप कहीं पर भी जाओ आप क्या कर पाओगे, कम्युनिकेशन। तो यार कंप्यूटर में भी तो एपीआई कम्युनिकेशन करने के लिए बनाई जा रही है, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना आए। वेब सर्विस में कम्युनिकेशन गैप आ रहा था और उसको ओवरकम किसने कर दिया, एपीआई। तभी आजकल लोग एपीआई एपीआई और एपीआई डेवलपर बनाए जाते हैं। आप किसी कंपनी में काम करोगे वो आपको जावा डेवलपर की जगह बोल देंगे तुम एपीआई डेवलपर बनो। मतलब आपको कोड तो फंक्शन वही लिखने हैं जो बस उसको एपीआई का फंक्शन बना देना है, और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, जेसन। फिर उसको कहीं पर भी मैंने तो मतलब प्रैक्टिकल किया, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ, है ना। मैंने क्या किया, मैंने जेंगो का मैं एपीआई बनाई और उसको मैंने सी शार्प में भी कॉल करी है, ठीक है, सी शार्प में भी कॉल करी और जावा में भी कॉल करके देखी, तो आराम से हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि वो जेसन रिटर्न करता है ना। जैसे आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीआई इज लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज। एपीआई एकदम इंग्लिश की तरह है, जैसे एपीआई जैसे जेसन, एपीआई क्या रिटर्न करती है, जेसन। जेसन सब लोग जानते हैं, इंग्लिश वैसे सब लोग जानते हैं, कोई भी हो इंग्लिश थोड़ा बहुत तो जानता ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, हेलो यू आई ऐसे कुछ ना कुछ बोल के कम्युनिकेशन हो ही जाएगा, है ना। तो यही है, तभी एपीआई को एक ग्लोबल लैंग्वेज बनाई गई है। ग्लोबल मतलब बोला गया ग्लोबल फंक्शन, एपीआई इज लाइक अ ग्लोबल फंक्शन। तो इसीलिए हम लोग जो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे जीयूआई में हम लोग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब सर्विसेज बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, वेब एपीआई। और एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अभी के लिए इतना जानो कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या है। एपीआई बनाना और ये सब चीज़ें तो बहुत बात की बात है, हम तो यहाँ फिलहाल बहुत छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हम लोग एचटीएमएल पढ़ेंगे ना, और वो आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं, और उसमें और मजा आएगा आपको, है ना। तो ये समझ में आया आपको जीयूआई बेस्ड कौन कौन सी एप्लीकेशन बनती है, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, वेब एपीआई, ये सारी की सारी किसमें आती है। और मोबाइल एप्लीकेशन हमने छोड़ दी, है ना। एक और भी आप बना सकते हो, कैसी एप्लीकेशन, मोबाइल मोबाइल जिसको हम एंड्रॉयड भी बोलते हैं ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हो। अब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज करे जाते हैं। पाइथन में अगर आप देखोगे तो कीवी फ्रेमवर्क है। अच्छा, पाइथन में जितने भी फ्रेमवर्क बनाए हैं सब खाने वाले नाम से बनाया गया है, अगर आप देखोगे ज़्यादातर, है ना। या तो वो एनाकोंडा और पता नहीं इतने अजीब अजीब से नाम दिए गए, और लेकिन मोबाइल मोबाइल या एंड्रॉइड के लिए इन्होंने कीवी रखा हुआ है, कीवी है। हाँ, डरा रहा है पता नहीं, और उसका लोगो भी तो अजीब सा है ना, पाइथन का देखा होगा, स्नेक्स। तो और अच्छा, इसको अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन जावा में बनानी है तो कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं, किसी को पता है? नहीं, जैमरिन फ्रेमवर्क यूज करते हैं इसमें, जैमरिन और मोनो, ये इसमें करते हैं, सी शार्प में करते हैं, ना। जावा के लिए दूसरा फ्रेमवर्क है कोई, मुझे भी याद नहीं है अभी।
फ्लटर, हाँ हाँ फ्लटर है, और उसमें स्टार्ट भी होता है ना, फ्लटर डा स्टार्ट ये सब होते हैं जावा में। हाँ याद आ गया, फ्लटर है, डा है, स्टार्ट है, ये सब होते हैं इसके लिए जावा के लिए। तो फिलहाल हमारे पास एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन दो तरह की, GUI। अब तो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ HTML का, इंट्रोडक्शन तो दे देता हूँ, है ना। तो देखिए HTML से पहले अगर कोई पूछता है कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो आप बताना HTML आई थी, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, है ना, जो इतना चली नहीं। और HTML लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है, और आज भी देखो है ही हमारे पास, ठीक। अच्छा HTML इट स्टैंड, पहले मैं स्टैंड लिख देता हूँ ना, इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? किसने डेवलप करा था? इट वॉज डेवलप्ड बाई, किसे डेवलप किया था बताओ, पता है किसी को? ऑनलाइन? हाँ बेटा, मैं VS कोड ही यूज करूंगा। वैसे तो आप लोग को एज अ फ्रेशर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड में कोडिंग क्या करो, है ना, क्योंकि नोटपैड क्या करता है, इंटेलिजेंस नहीं देता। वहां पर तो आपने बस एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया आ गया, या HTML लिखा HTML5 पे गया आ गया, पूरा स्ट्रक्चर बना करके दे दिया लेकिन वो गलत तरीका है। अगर आप नोटपैड में करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन मैं VS कोड में करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है ना। आप प्रैक्टिस के लिए किसका यूज़ करो, नोटपैड का, और फंसोगे। देखो नोटपैड में एक्चुअली ये है ना, बहुत बच्चे HTML तो करते हैं, लेकिन अब उनको ये भी कंफ्यूजन रहता है कहाँ टैग ओपन करें कहाँ बंद करें। तो अगर आप नोटपैड में करते हो तो वो दिक्कत ही दूर हो जाएगी, और मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि टैग कैसे ओपन क्लोज कब कैसे करोगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है। तो रिकमेंडेशन मेरी यही है कि नोटपैड में करो, बाकी आपकी मर्जी, आप VS कोड में करो। थोड़ा सा एक दो दिन नोटपैड में करके देख लो, है ना, अगर कंफर्टेबल हो जाए तो फिर VS कोड में आ जाना, नहीं तो नोटपैड प्लस प्लस भी है, ये इसमें भी आपने देखा होगा ना, मेरे पास तो है, इसमें भी हम कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी है एक अरे कहाँ चला, ये आ गया, ठीक है, ये नोटपैड प्लस प्लस भी है हमारे पास, ठीक। फिलहाल आप जो देखो, फिर हम इस पे आते हैं ना, HTML जो है इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स। तो HTML को डेवलप किया गया था किसके द्वारा, टिम बर्नर्स, ठीक है। अच्छा, अब HTML जो है हमारा वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML जो है टैग बेस्ड लैंग्वेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। देखो अब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कैसी लैंग्वेज है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप मतलब हमेशा ये समझा करो ना, एंगुलर टैग, मार्कअप मतलब ये एंगुलर टैग बनाते हैं ना, मार्कअप। तो बेसिकली इट इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज, ये हमारी कैसी लैंग्वेज है, टैग बेस्ड। HTML यूज क्यों करते हैं, HTML इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ वेब पेज। HTML का यूज किया जाता है वेब पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। HTML इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ, मतलब वेब पेज के कंटेंट, कौन सा कंटेंट कहाँ रखा जाएगा वो किसके थ्रू डिसाइड करोगे। जैसे मान लो आपको कोई मतलब घर बनाना है, तो आप घर बनाते समय क्या करते हो, डिजाइन करते हो ना, कि भैया रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, स्ट्रक्चर एक एक रोड मैप बना देते हो, प्रोटोटाइप टाइप का बना देते हो, है ना, एक लेमैन एक प्रोटोटाइप बना देते हो ना, कि रूम हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ये बालकनी टाइप का होगा, या है ना यहाँ पर गेट लगेगा, जो भी मतलब, तो एक स्ट्रक्चर। तो ये जो HTML है, HTML के तो बस हम यही काम करते हैं, कंटेंट डिस्क्राइब करते हैं, और फिर उस बन गया मान लो घर, और वो उसमें पुताई ना हो और मतलब पेंटिंग वेंटिंग ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो HTML का यूज किस लिए, HTML इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज के कंटेंट को डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है किसका, HTML का। HTML जो होता है वो वेब पेज का कंटेंट डिसाइड करता है, ठीक है। With the HTML is used to create static web pages only, ये सबसे मेन पॉइंट है, या आप कह सकते हो स्टैटिक वेबसाइट।
तो अगर आप वेबसाइट की बात करते हैं तो फिर से हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम फिर से बात करते हैं किसकी, वेबसाइट। अब वेबसाइट आ गया ना, तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, वेबसाइट। और वेबसाइट से पहले क्या हो जाएगा, वेब पेज हो जाएगा। और वेब पेज से पहले क्या हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा, है ना। तो होम पेज क्या होता है हमारा, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, है ना। तो पहला पेज होता है वेबसाइट का, उसको होम पेज बोलते हैं। वेब पेज क्या होते हैं, ईच इंडिविजुअल पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं, ईच इंडिविजुअल पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज वेब पेजेस। हेलो ऑनलाइन, आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ सर? नोट पैड टीम, हाँ राइट, ठीक है। नोट पैड के नोट प्लस नहीं, VS कोड का यूज़ कर लेना। VS कोड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही लाइट वेट है ना, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। बेटा डेमो क्लास तो नहीं है, लेकिन जो ऐड हो रखे हैं वो अपना पढ़ें। पहली क्लास है, डेमो ही समझ लो। मैं कुछ मैंने पढ़ाया तो है नहीं, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ, है ना। वेबसाइट क्या होता है बताइए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट जो होती है उसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। वेब पेज जो होते हैं वो इंडिविजुअल पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का जो एक एक पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज। और होम पेज फर्स्ट पेज। अच्छा, अगर हम वेबसाइट की बात करें, है ना, तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट, हाँ, दो तरह की वेबसाइट होती है ना। एक होती है हमारे पास स्टैटिक एंड द सेकंड वन इज, ये स्टैटिक वेबसाइट होती है, डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली, या आप ये कह सकते हो द कंटेंट्स आर फिक्स्ड, जिसके कंटेंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब अ वेबसाइट हुज कंटेंट्स आर फिक्स्ड, मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट क्या है, फिक्स है, जिसको हम लोग रीड ओनली बोलते हैं ना। रीड ओनली पर्पस, रीड ओनली जो होती है हमारी, है ना। मतलब आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आपने वेबसाइट बना दी, वो दिख रही है, ठीक है भाई, हाँ हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमने दिखा दिया, तो वो हमारी क्या हो गई, स्टैटिक। मतलब जिसके कंटेंट जो है वो फिक्स हो गए। तो वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जिसमें हम लोग, जिसके कंटेंट जो होते हैं फिक्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। और डायनेमिक वेबसाइट, आ वेबसाइट whose contents change, ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट क्या हो रहे होते हैं, चेंज होते हैं। अ वेबसाइट whose कंटेंट्स आर चेंज्ड, है ना, जिसके कंटेंट क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। जैसे कि हमारा अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और जो भी आजकल साइट आप देख रहे हो, तो जो भी हमारी डायनेमिक वेबसाइट होगी ना, उसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग 100% होगी, ठीक है। जिसमें भी आप डायनेमिक वेबसाइट जो भी आप देखोगे उसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होगी होगी। लेकिन जो भी हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होंगी उसमें सिर्फ क्या होगा, HTML CSS, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को डायनेमिक करने का काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट में कुछ डायनेमिक काम कर सकते हो, मतलब डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अभी तक आप टेक्स्ट बॉक्स का कलर CSS के थ्रू चेंज करते थे, अब आप चाहते हो कि जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, तो ये डायनेमिक हो गया। देखो, आप टेक्स्ट बॉक्स का कलर CSS के थ्रू चेंज कर दोगे, लगा दोगे भैया बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स में लगा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही डायनेमिक करना हो, आप चाहते हो बटन पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, तो आप फिर बटन के क्लिक पे कोड लिखोगे, फंक्शन बनाओगे, और फिर जाके तो वो क्या हो गया, डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है ना टाइम टू टाइम, तो वो कैसी वेबसाइट है, डायनेमिक है। तो HTML का यूज बेसिकली किया जा रहा है स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए। HTML इज यूज्ड टू गेट स्टैटिक वेब पेज ओनली, ठीक है। और देखिए HTML के बारे में, अच्छा HTML में देखिए एक लाइन लिखी गई है हाइपर टेक्स्ट, और दूसरा लिखा हुआ है मार्कअप। तो देखिए यहाँ पर एक बार पूछा भी गया था, मतलब इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मतलब उससे पहले पूछा गया HTML, तो उसने बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर, क्या पूछा गया,